बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने कुछ अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, जिन पर समाअत हुई है। ये मुकदमात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से मुतालिक। इमरान खान साहब की मुतअद्दिद दरख्वास्तें, जैसा कि आपको मालूम है, 9 मई के वाक़े पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन हो, 8 फरवरी को मुबैना धांधली के ऊपर एक तहकीकाती कमीशन, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अबडक्शंस हो रही हैं, सब पर दरख्वास्तें दायर थीं। और आज सलमान अकरम राजा और जो हामिद खान साहब हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। शेर अफजल मरवत साहब की भी एक पिटीशन थी, उस पर जो उनके वकील साहब हैं, उनके बड़े दिलचस्प दलाइल भी हमारे सामने आए, आज कमरा अदालत में हमने देखे। आज उस पर भी बात करेंगे। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन ये है कि जो जजेस साहिबान हैं, बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये जो 5 जजेस साहिबान आज बैठे थे, इन्होंने चाहे वो 9 मई का वाक़या हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने का मामला हो, अबडक्शंस का मामला हो, जिस तरह के सवालात सामने रखें, उससे नज़र यही आ रहा है कि आइनी बेंच ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। आइनी बेंच भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है इन तमाम तर वाक़यात की तहकीकात या इनमें कार्रवाई को आगे बढ़ाने में। मती भाई, आप आज अदालती प्रोसीडिंग्स का हिस्सा थे, आप मौजूद थे वहाँ पर, आपने ख़ुद अपनी आंखों से देखा जिस तरह के सवालात आ रहे थे। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरह के सवालात रखेगा उन वकला के सामने, जिन वकला ने बेसिकली जो सानियात हुए हैं इतने बड़े बड़े, इनकी तहकीकात के लिए इनसे रुजू कर रखा है, ना कि इनफरादी केसेस यहाँ पर आए हैं इनके पास? शुक्रिया आदिल। पहली बात तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो है नहीं, एक बेंच है, मगर आप ठीक कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये समझते हैं कि अब इस बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास ना तो सुओ मोटो का अख्तियार है और ना ही कोई इंसानी हकूक़ के हवाले से केस की समाअत का अख्तियार है। तो आज के जो बेंच का रवैया था, वो रवैया जो है एक एक्सटेंशन है उन रवैयों की जो मई 2023 में जब ये पटिशन 9 मई की दायर हुई थी, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का रवैया था। और ये वो टाइम था जब अक्टूबर में उन्होंने रिटायर होना था और उससे पहले वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। और ये वो टाइम था, एक क्राइसिस का टाइम था कि जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं फौजी अदालतों के हवाले से फैसले भी वो लेकिन दे रहे थे। सर, एक चीज़ मुझे यहाँ पर करेक्ट करने दीजिएगा। हाँ। ये जब सामने हुआ था, हम काजी फायद साहब को तो इल्ज़ाम देंगे, उन्होंने जो कुछ किया वो तो नाकाबिले तलाफ़ी है, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस आपको याद होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। एग्जैक्टली, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आपको मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, लेकिन काजी फायद ईसा उसके फ़ौरन बाद जब बिल्कुल 2-3 माह के बाद वो आ गए थे, चीफ जस्टिस बने थे, तो उस वक्त से ये गेम तो ऑन थी। और उस वक्त 25 मई 2023 को ये पटिशन आई थी कमीशन बनाने के लिए, और आज फरवरी 28 है 2025 हो गई है। तो ये देखें कितने, एक तो ताख़ीर से पटिशन टेकअप की गई सुप्रीम कोर्ट में, और अब एक आइनी बेंच की शक्ल में 5 जजेस ने ये पटिशन की समाअत की है। तो बजाय इसके कि वो ये पूछते कि भाई 25 मई को दायर की गई पटिशन आज क्यों लग रही है और इतनी ताख़ीर से क्यों लगी है, आज वो ये कह रहे थे कि अब तो केस भी दर्ज हो गए हैं, अब तो ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। तो भाई इसी वजह से शुरू हुए ना कि आपने 25 मई को जब ये पटिशन आई थी, आपने इसको अहमियत नहीं दी, और अब आप इसकी समाअत कर रहे हैं कि जनाब ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है या नहीं है, इसको भी आपने देखना है, और ये सारे मामलात पे स्क्रूटनी तो पहले उन्होंने खुद कर दी ना। जब हामिद खान साहब आए 9 मई की, अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने कहा कि आप पहले अपनी प्रेयर पढ़ें। अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने प्रेयर पढ़ी। प्रेयर में जाहिर बात है, उन्होंने जब दरख्वास्त दायर की थी, उस वक्त फौजी अदालतों वाला मामला टेकअप नहीं हुआ था। उन्होंने वो भी उठाया था कि फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त शुनीद थी कि इन्हें ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि वो तो मामला अब गैर मौसर हो चुका है। ताहम उन्होंने कट टू शॉर्ट करते हुए कहा कि अब आपकी प्रेयर सिर्फ रह गई है जुडिशल कमीशन की तहकीकात, जुडिशल कमीशन की तश्कील पे। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी, जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर टू सम एक्सटेंट गैर मुतल्लका भी थी। वो ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो दर्जनों लोग हैं उनकी हलाकतें हो गई हैं, क्या आपने किसी का डेथ सर्टिफिकेट अपनी उस दरख्वास्त में लगाया है इस दरख्वास्त के साथ कि भाई ये वो लोग हैं? मगर यहाँ पर जजेस साहिबान इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि ये वाक़या 9 मई का है, उसके 10 से 12 रोज़ के अंदर उन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और उन्होंने पर्टिकुलरली उन हलाकतों की निशानदेही करते हुए दरख्वास्त दायर नहीं की। उन्होंने एक वाक़े की
तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की है, तो क्या आपको लगता है ये जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी ये थोड़ी सी इररेलेवेंट थी यहाँ पर? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि बजाय पहले इस बात की वजाहत करने के बतौर सुप्रीम कोर्ट के 25 मई 2023 की दायर शुदा आईनी दरख्वास्त जो है एडवोकेट हामिद खान की, वो आज इतनी ताख़ीर से इस पर ताख़ीर क्यों हुई और ये क्यों इस पर जल्दी हियरिंग नहीं हुई, वो वजाहत करने की बजाय वो उल्टा दरख्वास्त गुजार के वकील से कह रहे हैं कि कोई डेथ सर्टिफिकेट लगाएं। यार जिस मुल्क में 26 नवंबर होता है और आज तक हुकूमत ये तस्लीम नहीं करती कि गोली चली है, उस मुल्क में आप 15 दिन के अंदर एक इतने बड़े वाक़े के हवाले से कह रहे हैं कि आप डेथ सर्टिफिकेट लगाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट क्या पिम्स अस्पताल का ये बुज़दिल जो लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं, जो पिम्स की इंतज़ामिया हैं, क्या ये लोग डेथ सर्टिफिकेट देते हामिद खान को और हामिद खान फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त के साथ लगाता? तो भाई 15 दिन के अंदर हुकूमत को चाहिए था वो बताती 9 मई के वाक़यात की। हुकूमत ने 15 दिन के अंदर मासवा इसके कि PTI के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की होंगी या उनको बैन करने की बातें की होंगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कितने लोग ज़ख्मी हुए या कोई हलाक हुए हैं या नहीं हुए, जो भी इस हवाले से हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। बिल्कुल सही। तो बहरहाल जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की बात है उससे साफ नज़र आ रहा है कि ये जो आईनी बेंच है ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई पूरी कर रहा है इन दरख्वास्तों को सुनने के बाद, और वो बार बार यही कह रहा है कि नीचे ट्रायल शुरू हो चुके हैं। हालांकि वो ट्रायल इंफरादी हैं, वो ट्रायल अफराद के ख़िलाफ़ है। ये जो कमीशन की इंक्वायरी होनी है ये इदारों के किरदार के हवाले से होनी है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग छावनी में घुस गए, कोर्ट कमांडर हाउस में घुस गए, उनको नहीं रोका गया, और फिर वो कैमरे किधर हैं जिनकी वीडियोस के ज़रिए ये साबित होता कि क्या ये मामला किसी साजिश का नतीजा था या एक इनफरादी अमल था। लोगों को आपने सज़ाएँ दे दी हैं लेकिन आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि 9 मई के वाक़यात में इदारों ने क्यों नहीं अपने तहफ़्फ़ुज़ किया और क्यों नहीं सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए। और फिर वो कोर कमांडर लाहौर, क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए था? क्या ट्रायल कोर्ट में कोई ऐसा केस है जिसमें कोर कमांडर लाहौर, जिनको बाद में हटा दिया गया, उनको बतौर गवाह पेश किया गया हो? नहीं किया गया। तो बात यह है कि ये सारे काम कमीशन ने करने हैं। तो आज की जितनी भी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है ये तो जान छुड़ाने वाली है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़ी टिमिड अप्रोच है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जिसके पास वसी अख्तियारात हैं आइन की तशरीह करने के और इंसानी हकूक़ के निफाज के। बिल्कुल। अब आप देखें ना सवाल किस तरह के आ रहे हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं कि क्या और इसके ऊपर वाक़ई के ऊपर क्या कोई शिकायत दर्ज हुई है, किसी शख्स ने कोई शिकायत दर्ज की है जो अफेक्टेड हो, कोई दरख्वास्त उन्होंने दायर की है। रिजवी साहब कहते हैं क्या मीडिया की कोई रिपोर्ट आपने अपनी दरख्वास्त में लगाई है, इतना बड़ा सान्या हुआ है। वो ये कहते हैं कि 1 या 2 जगह बता दें जहाँ पर मकामात पर ये वाक़या हुआ, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है। वो ऐसा तासुर दे रहे थे, जबकि इसी बेंच के सामने जब ये 7 रुकनी बेंच होता है, आइनी बेंच, यहाँ पर जब फौजी अदालतों की अपीलों पर समाअत हो रही होती है तो यही जजेस साहिबान उन इंस्टेंसेस का खुद हवाला देते हैं, सवालात रखते हैं, चाहे वो लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला हो, फौजी तनसीबात की बात हो, तमाम वाक़यात उनको अज़बर हैं, उनको याद हैं। मगर यहाँ पर अब सर यही बात मैंने जो शुरू में इंट्रो में कही ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसमें वो आए हैं, उन्होंने इस मामले की इन द लार्जर कन्वर्स उन्होंने कहा कि भाई तहकीकात होनी चाहिए, पूरा वाक़या क्या हुआ है। वो कोई एक पिंडी के अंदर जो GHQ पर हमला हुआ है या लाहौर जिना हाउस पर हमला हुआ है या कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ है, उनको चैलेंज नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो इतना शोर मचा है, आपने 104 अफराद को फौजी अदालत में ट्रायल करना शुरू कर दिया है, सब कुछ, इसकी तहकीकात तो करें कि असल है कौन। और फिर आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं क्योंकि इसने मुल्क और रियासत के खिलाफ एक साजिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके अता तारिक साहब ने, और जब इतना बड़े पैमाने पर इल्ज़ाम लग रहे हैं सियासी जमातों पर और उसके जवाब में इदारों पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये सारी झूठी साजिश थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो फिर इसके ऊपर तो कमीशन ही इंक्वायरी कर सकता है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं इसके ऊपर कोई सेशन जज या कोई मिलिट्री कोर्ट का कोई कोर्ट तो नहीं तहकीकात कर सकती इस लेवल की हैसियत की इल्ज़ामात की। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा टिमिड रिस्पॉन्स है। और आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि जब एडवोकेट सलमान राजा ने एडवोकेट इंतज़ार पंचोता के हालिया अगवा, तशद्दुद और फिर उनकी बाजियाबी का जो एक कहानी सुनाई, उससे वाज़ेह लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल जो था उनको पता था कि एडवोकेट इंतज़ार पंचोता को किसने अगवा किया हुआ है, और एक दिन पहले उन्होंने कहा वो बाजियाब हो जाए, किसी ने बताया होगा, अगले रोज़ इंतज़ार पंचोता को पुलिस मुकाबले में मगवियों से, अगवाकारों से रिहा करा लिया गया। तो भाई इन वाक़यात की तहकीकात जो है, क्या वो कोई सेशन जज करेगा कि अटॉर्नी जनरल को कैसे पता था? अटॉर्नी जनरल को तलब की कमीशन करेगा तो बताएगा ना कि उसको किसने कहा था कि कल तक बाजियाब हो जाएंगे। तो उसी रोज़ क्यों नहीं हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? और फिर जजेस की तरफ से इंतज़ार पंचोता वाले वाक़े के ऊपर जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया गया, इंतहाई अफसोसनाक था।
उसमें क्या इंतज़ाम पंचौथा ने रिपोर्ट किया, इंतज़ाम पंचौथा किधर है, अदालत में क्यों नहीं है? जैसे वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती, वो तो है ही नहीं अदालत में। और यार एक आईनी दरख्वास्त है, आप जब इसको आगे सुनेंगे तो उनको बुला लीजिएगा। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम पेश करेंगे। नहीं, पेश करेंगे, लेकिन उनमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि बजाय ये पूछने के कि इंतज़ाम पंचौथा नज़र नहीं आ रहे, वो कहते हैं पेश करो उन्हें, और वो रिटन स्टेटमेंट दें उनके साथ क्या हुआ, और बुलाएं उन इदारों को जिनके ऊपर इंतज़ाम पंचौथा की बात करते हैं। तो आप जो है जुगतबाजी तो कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग तो कर रहे हैं कि वो अदालत में नहीं है, लेकिन बतौर एक आईनी बेंच आप अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इतने खौफनाक वाक़या बयान किया इंतज़ाम पंचौथा की सेहत के हवाले से, जो नफसियाती असरात उन पर हुए, जो उन्होंने कहा कि घर से बाहर नहीं निकले, तो आप बैठ पूछ रहे हैं कि वो अदालत में तो नहीं है। इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं कि इंतज़ाम पंचौथा खुद तो कुछ कह नहीं रहा। तो ये जज का ये काम है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज का, और वो भी इस आईनी बेंच के जज का, कि बजाय पॉइंट स्कोरिंग करने के कि उन्होंने शिकायत नहीं की, वो अदालत में नहीं आए, आप अपना अख्तियार इस्तेमाल करें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर जज, बतौर आईनी बेंच आपको दिया गया है। सर वो बड़ा मज़े का इंस्टेंस एक हुआ ना, जब उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से लोग हैं जिनको, उन्होंने कहा कि आपने अदालतों से रुजू किया है, क्या आपने शिकायत दर्ज की? उन्होंने कहा हैबियस कॉर्पस की बहुत सारी दरख्वास्तें हैं जो दायर की गई हैं। उसके बाद होता ये है, क्योंकि यहाँ पर मसला ये है ना कि अगले रोज़ मेरी बात हो रही थी ख्वाजा आरिफ साहब से, वो ये बताते हैं कि आजकल मसला ये हो चुका है कि ओवरऑल उन्होंने बात की अदालतों में कि यहाँ पर हेयरिंग नहीं दी जाती। जो असल काम होता है वकील को आपने मौका देना है, उसने अपने आर्गूमेंट्स रखने हैं। अब मसला ये है जजेस साहिबान खुद इतना इंटरवीन करते हैं कि वकील अपने लाइन ऑफ आर्गूमेंट है उसको फॉर्म नहीं कर सकता। अब सलमान अकरम राजा ये पूरा सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पर दरख्वास्तें सर ये 3 दरख्वास्तें थी। अब जो सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त थी वो थी ही पर्टिकुलरली ये इंतज़ार पंचौथा और इस जैसे वाक़यात पर मुश्तमिल। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या है, किस तरीक़ेकार के साथ ये सब कुछ होता है। उनको नहीं बोलने दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सर होता ये है कि एक शख्स को उठा लिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है, हेबियस की दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, कुछ अरसे के बाद जब उस शख्स की ज़बानबंदी हो जाए या उस शख्स को राम कर लिया जाए, उसे छोड़ दिया जाता है किसी दूर दराज इलाके में, उसको डिस्टेंट इलाके में छोड़ दिया जाता है, वो आता है वापस। फिर यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन थी, जो मैं समझता हूँ कि आज की सबसे ख़तरनाक ऑब्जर्वेशन थी, वो जमाल मंदोखेल साहब की थी। उन्होंने कहा कि दैट मीन्स सो दिस इज़ एड्रेस्ड नाउ। हाँ, कि बस हो गया, वो अदालतों में चले गए, मसला हल हो गया, मतलब यानी कि वो वापस आ गए, मसला हल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो काला कोट और काला टाई लगा के आला तरीन अदालत में बैठा है, वो इस बात पे खुश है कि जो कुछ इंतज़ार पंचौथा जैसे लोगों के साथ हुआ है, बस वो उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी तो मसला हल हो गया। तो आप किस मर्ज़ की दुआ हैं? आप मर्ज तो ना बने ना, आप मर्ज की दुआ बने। आप अपना सुओ मोटो अख्तियार इस्तेमाल करें, बुलाएं इंतजार पंचौथा को, कहें कि आधे घंटे में आ जाएं, 1 घंटे में आ जाएं, वीडियो लिंक पे आ जाएं, बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि आपके साथ क्या हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये मतलब कि अपनी जान छुड़ाने के लिए आप बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो 26वीं तरमीम ने आपको अख्तियार दिया है, बज़ाहिर जो अख्तियार दिया है, लगता तो है कि लिया है सारा अख्तियार, लेकिन जो भी दिया है आप उसको इस्तेमाल तो करें। आप ऐसे डरे डरे सहमे बैठे हुए, और साथ ये भी कह रहे हैं कि लापता अफराद का मामला जो है ये तो पार्लियामेंट को डील करना चाहिए। भाई कानून बने हुए हैं, आपने हल्फ उठाया हुआ है कानून के मुताबिक इंसाफ करने का, और आप इधर सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पे बैठ के आप ताने मार रहे हैं वकील को कि जो MNA भी है कि भाई जाके आप पार्लियामेंट में मसले हल करें। तो आप क्यों 28 लाख रुपए की तनख्वाह माहाना आप ले रहे हैं? आप किस बात की तनख्वाहें ले रहे हैं? आप इस बात की जुडिशल अलाउंस ले रहे हैं 10-10 लाख रुपया। थोड़ी सी लापता अफराद के हवाले से भी रिसर्च कर लें, वो कि आपने इस काम के लिए भी 1.5 लाख वाले वो लाख क्लर्क रखे हुए हैं। लेकिन खुदा का खौफ करें, इतना कुछ सामने आने के बावजूद भी आप डरे डरे सहमे कहते हैं कि अच्छा चले मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स लाएँ तो हम देखेंगे। वो 9 मई के वाक़े पर उन्होंने मज़ीद डॉक्यूमेंट्स तलब किए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो कमीशन की फाइंडिंग है, वो जैसे अमीनुद्दीन खान साहब की वो जो ऑब्जर्वेशन है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि उसकी फाइंडिंग पर अमल दरामद तो होता नहीं है, तो बहरहाल देख लें। अब ये बेसिकली फ़ैसला है कि भाई हम नहीं बना रहे कमीशन 9 मई के वाक़े पर, क्योंकि हमें मालूम है कि उसकी फाइंडिंग पर अमल दरामद तो होना नहीं है। भाई फाइंडिंग तो आ लेने दें। सलमान अकरम राजा साहब यही बात वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या है। इवन हामिद खान साहब वो ये कह रहे हैं कि मकसद ये नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि एक चीज़, एक नरेटिव बिल्ड किया जाता है, एक साइड का व्यू आता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये एक पर्टिकुलर सियासी जमात है जो मोरद इल्ज़ाम जिसको ठहरा दिया गया है और यही सब कुछ है, इसने ही ये सब कुछ किया है। आप दूसरी साइड का वर्जन तो आ लेने दें। आप कम से कम एक शफाफ तहकीकात करवाएं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दें, बैठाएं उनको, वो चेक करें, कंपाइल करें उस डाटा को। CCTV फुटेज का आज भी यहाँ पर हवाला हुआ, और ख़ुद जमाल मंदोखेल साहब ने माना कि वो बड़ा अच्छा एक एविडेंस हो सकता है आपके हक़ में, मगर क्यों कर वो सिर्फ
आप कह सकते हैं अखबारी तराशों तक ही एविडेंस रहेगा, क्योंकि आप सीरियस नहीं ले रहे इस केस को। ये माजी में सर अभी आप देख लें, आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की कोर्ट के अंदर 9 मई के वाक़यात पर समाअत हुई है, GHQ हमला केस पर समाअत हुई है, कल समाअत हुई है, परसों समाअत हुई है। क्या हो रहा है वहाँ पर? पंजाब हुकूमत आकर कहती है कि हम JIT रिपोर्ट हमने आई है, वो JIT रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, उसके बाद इस केस को आगे लेकर चलेंगे। असल में जो असल इशू है उसको एड्रेस करने की तरफ जा ही नहीं रहे। और मुझे ये था कि शायद आईनी बेंच ने देर से सही इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है, तो शायद जो एड्रेस करने वाले मामलात हैं उनको करेगी। 9 मई का वाक़या छोड़ दें सर, 8 फरवरी के मामले को आप देख लें, एतराज़ात तक तो इस आईनी बेंच ने अभी तक दूर नहीं किया। अहमद खान साहब ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात को आप दूर कर लें और समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। उन्होंने कहा कि वो तो अपने उसमें चलेंगे, अपने तरीक़ाकार से चलेंगे। फिर आपने मुकर्रर क्यों किया? बिल्कुल सही। आप यहाँ पर वकला की आप मादरत के साथ चेक कर लें, जो उनका कंडक्ट है शेर अब्दुल मरवत साहब, जो कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, उन्होंने एक दरख्वास्त यहाँ पर दायर नहीं मालूम उन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। पहली समाअत हुई, जो उनके वकील के लाइन ऑफ आर्गूमेंट थे आज भी वही थे, रियाज हनीफ राई साहब। आज भी अदालत कह रही है, कहते हैं जी कि आप मेरे एतराज़ात ख़त्म कर दें और मैं आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ। अदालत ने कहा ठीक है, हम आपके एतराज़ात ख़त्म कर देते हैं, आप समझे आपकी दरख्वास्त हमारे सामने मुकर्रर, आप दलाइल दे दें। कहते नहीं, आप डायरी नंबर लगाएं, ये ऐसे होता है, वैसे पता था ना डिसमिस होने वाली नहीं, बात यह है ना, आप वकील हैं, आपने एक दरख्वास्त दायर की है, आपने लास्ट हियरिंग पर भी इस अदालत का वक्त ज़ाया किया, आज भी आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपको यहाँ से रिलीफ मिलना है, हम ये कह रहे हैं कि आप अपना काम तो पूरा करें ना। ये गैर संजीदगी है ना सर। और फिर जजेस को भी, आईनी बेंचेस को भी फिर मौका मिलता है, और आपकी ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी है वकला साहिबान की, पेटिशनर्स की, वो दो पर आ जाती है कि जब आपकी दरख्वास्तें ही ऐसी हैं और आपके वकला ऐसे हैं। आप देख लें जो सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट इस वजह से है क्योंकि जो हाल ही में इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था, जिसका हवाला आज सलमान अकरम राजा ने दिया, आईनी बेंच ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, और उस ख़त में उन्होंने वही 26 नवंबर का वाक़या और दीगर वाक़यात का हवाला दिया था। ये 2024 की दरख्वास्त है, उस वक्त 26 नवंबर नहीं हुआ था जब दरख्वास्त दायर हुई थी। मगर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये जो दरख्वास्त है ये इस वक्त रियल टाइम में भी, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं जिनको अदालत ने एड्रेस करना है, मगर अदालत की जो संजीदगी है या गैर संजीदगी है वो देख कर नज़र नहीं आ रहा कि आइंदा आने वाले चंद माह या इवन सालों में ये मामलात जो हो रहे हैं या हो रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से हो रहे हैं, ये एड्रेस होने जा रहे हैं। अच्छा आदिल, मैं एक और बड़ी अहम बात बताऊं, ये जो एक बुनियादी सवाल है ना कि कमीशन जो है किसी ऐसे मामले पे नहीं बन सकता कि जिस मामले पे मुख्तलिफ मुकदमात मतहत अदालतों में ज़ेर समाअत हों या ट्रायल हो रहा हो या मुकदमे दर्ज हुए हों, उस पर कमीशन क्यों बनाए? क्योंकि वो फिर जो कार्रवाई है मतहत अदालतों की वो मुतासर होती है। मेरा उसमें ये नुक्ता है कि ये जो एक बहाना है, ये किसी भी जज का या सरकार के इस्तिगासे के वकील का एक बहुत ही कमज़ोर बहाना है कि कमीशन नहीं बन सकता क्योंकि नीचे ट्रायल चल रहा है, वो मुतासर हो जाएगा। और जस्टिस मुसर्रर लाली ने ये पूछा कि उन अपीलों का क्या होगा, नीचे ट्रायल का क्या होगा। इसमें बुनियादी बात जो समझने की है, और ये कानूनी नुक्ता है कि 2017 के कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनना है, बल्कि इससे पहले भी जो कमीशन बनते रहे उनका एक बुनियादी नुक्ता ये था, और उसमें वाज़ेह किया जाता था कि जो कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होगी या जो रिपोर्ट होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट पे, वो किसी अदालत के अंदर वो बाइंडिंग नहीं होगी, वो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग होगी। बिल्कुल। तो जब एक चीज़ बाइंडिंग नहीं है तो वो कैसे ज़ेर समाअत ट्रायल को मुतासर कर सकती है? हाँ, अगर ज़ेर समाअत ट्रायल में अगर मैं और आप कोई एविडेंस अपना छाप देते हैं, एक स्टोरी छाप देते हैं जिससे ट्रायल जारी है, वो उससे मुतल्लिका है, तो जज को खुद उसका जुडिशल नोटिस लेना चाहिए कि यार इतना बड़ा एक एविडेंस आ गया है, तो वो उसको कैसे इग्नोर कर सकता है? तो इसमें ट्रायल पर असरअंदाज होना कैसे है? असरअंदाज तो तब होना जब वो मनफी असरअंदाज हो। जब मस्बत असरअंदाज हो, कोई वाकई नई हकीकत सामने आ जाए, नया सबूत सामने आ जाए, चाहे वो कमीशन की वजह से आए, उसको तो नीचे ट्रायल कोर्ट्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये कोई मुतासर नहीं होता, कमीशन की रिपोर्ट जो है वो बाइंडिंग नहीं होती, अदालतें उसकी पाबंद नहीं होती, मगर उसमें अगर सामने कोई ठोस सबूत कमीशन लेके आ जाता है तो उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और शायद इसी वजह से हुकूमत भी खौफज़दा है और ये आईनी बेंच भी खौफज़दा है कि कोई ऐसे हक़ाइक़ कमीशन में सामने ना आ जाएं कि जिनसे खुद 26वीं आईनी तरमीम के मामलात भी खुल जाए, जिनसे बेसिकली आपने देखा मिसालें मौजूद हैं। हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हो सकती, नहीं हुई। वो फिर यही रास्ता होता है, अगर गलत आ जाए रिपोर्ट तो फिर उसको पब्लिक ना करो, मगर रिपोर्ट सर आनी चाहिए। देखें एबटाबाद वाक़या हुआ, जैसी भी आई रिपोर्ट आई, आपने लीक हो गया, बिल्कुल हामिद मीर साहब के ऊपर हमला हुआ, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ सकी, वो लीक की गई है। और इसी तरह आपने देखा साने
हैं कोयटा जो हुआ उसके ऊपर रिपोर्ट उस पे अमल नहीं हुआ। लेकिन कम से कम ये है ना सर, फैक्ट फाइंडिंग जो आपने बात की बड़ी दुरुस्त बात है। कम से कम पिक्चर तो क्लियर हो ना कि हुआ क्या था। आपने जो करना है, आपने तो जो करना है वो आप कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने जो इस वक्त रियासत ने करना था वो कर लिया है, मगर कम से कम अवाम को, आइंदा आने वाली नस्लों को तो मालूम हो कि 9 मई को हुआ क्या था। अभी तो सर एक इबाहम है ना, एक प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है कि भाई एक पर्टिकुलर सियासी जमात, हो सकता है प्रोपेगेंडा ना हो, बिल्कुल दुरुस्त हो जो इल्जामात लग रहे हैं, मगर उनको साबित तो करने दें। ये सबसे बड़ा मसला ये है। बहरहाल देखते हैं अब हमारा आईनी बेंच इस मामले में क्या करता है। बज़ाहिर तो उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, अगर कुछ कर सकता है। बिल्कुल। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे और मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।